सुषमा अपने बेटे विराज के लिए लड़की देख रही थी और काफी सारी लड़कियों को देखने के बाद आखिर सुषमा को पूजा नाम की लड़की पसंद आती है। बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, लेकिन आपको तो पता है हमारा बेटा अच्छी खासी नौकरी कर रहा है और हम आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, लेकिन शादी अच्छी होनी चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं। जी बहन जी, हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे, क्योंकि हमारी बेटी आपके घर की बहू बन रही है। ठीक है बहन जी, अब मैं चलती हूँ, जल्दी आपसे मुलाकात होगी शादी की डेट फिक्स करने के लिए। सुषमा को पूजा तो पसंद थी। सुषमा का घर अमीर था, लेकिन लड़की वाले गरीब परिवार के थे। अब सुषमा घर पर आकर अपने बेटे विराज से कहती है, लड़की बेशक गरीब है, लेकिन सुंदरता में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, लड़की तो मुझे पसंद है, लेकिन हम इतने पैसे वाले हैं, क्या हम उसे कुछ मांग नहीं करेंगे? अरे बेटा, मैं भी तेरी माँ हूँ, तू बस देखता जा कि इन भिखारियों से पैसे कैसे निकलवाती हूँ। हाँ माँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप उनसे पैसे निकलवाओ, क्योंकि हम तो अमीर हैं और वो गरीब। अगर हम उनके घर में शादी कर रहे हैं तो हमें भी तो पैसा मिलना चाहिए। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और विराज की शादी पूजा से फिक्स कर दी जाती है। और शादी के बाद सुषमा अपने बेटे विराज की बारात पूजा के घर लेकर पहुंचती है। तो वहां बारातियों के स्वागत के दौरान सुषमा लड़की की मां से कहती है, अरे बहन जी, ये भी कैसी सजावट की है आपने, लाइटनिंग भी ऐसी लग रही है जैसे किसी मैयत में आए हों। इतनी शुभ घड़ी में आप ये कैसी बातें कर रही हैं समधन जी? बल्कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और जितना हमसे हो पाया है हमने उतना किया है। हमें तो स्वागत में कमी ही कमी नजर आ रही है, अब ना जाने खाना कैसा होगा। वैसे हाँ, शादी से पहले आपको शगुन में 5 लाख रुपए देने हैं लड़के को। यह आप क्या कह रही हैं? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं एक गरीब बेटी की माँ हूँ, मैंने ये सब अपने दम पर ही किया है। सुषमा अपनी जिद पर अड़ी थी और उसकी मांग होती है कि शगुन के तौर पर उसके बेटे को लड़की वालों की तरफ से 5 लाख रुपए मिले। पूजा की माँ लाचार थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी वो अपने हाथ के कंगन निकालकर विराज को देकर कहती है, ये तुम्हारे ससुर की आखिरी निशानी मेरे पास है, इसे तुम शगुन के तौर पे रख लो। पर मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तुम्हारे आगे अपनी झोली फैलाती हूँ। अरे समधन जी, अब बस भी कीजिए, कितना नाटक करेंगे आप। अब जल्दी से शादी की तैयारी कीजिए। सुषमा के खूब नाटक होने के बाद सुषमा के बेटे विराज की शादी गरीब घर की लड़की पूजा से हो जाती है। अब पूजा अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है और अपना हवेली जैसा ससुराल देखकर उसके मन में रत्ती भर भी खुशी नहीं थी, क्योंकि शादी वाले दिन उसकी माँ की इतनी बेइज्जती हो गई थी कि पूजा उसे भुला नहीं पा रही थी। अरे सुषमा, तेरे बेटे की शादी में मजा नहीं आया, ना तो खाने के लायक कुछ था और ना ही साज सजावट मुझे पसंद आई, लेकिन एक बहू ही ठीक लगी मुझे तो। अरे बहू तो मेरी पसंद की है, तो भला अच्छी कैसे नहीं होगी। हाँ, ये भी ठीक कह रही है। चल चलती हूँ, मुँह दिखाने के लिए बाद में आऊंगी, अभी मेरे हाथ में शगुन देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुषमा अब अपनी बहू पूजा को उसका कमरा दिखाती है। ऐसे ही पूजा को उसके अमीर ससुराल में कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन सुषमा अब भी पूजा को गरीबी का ताना दे रही होती है। तुझे दिखता नहीं है, दूध उबल रहा है और तू यहाँ खड़ी होकर उबलता हुआ दूध देख रही है। माँ जी, आप हर बात पर मेरे मायके वालों को क्यों ले आती हो और मेरी माँ को क्यों ताने देती हो? बेशक हम गरीब हैं, लेकिन हमारे अंदर किसी चीज का लालच तो नहीं है। तो तू कहना क्या चाहती है? मुझे और मेरे बेटे को पैसे का लालच है? अरे मेरे पास इतना पैसा है, तेरे जैसे गरीबों के मोहल्ले को खरीद लूं मैं। माँ जी, जो आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। कल की आई तुम मेरे से जुबान लड़ा रही है। सुषमा की बहू पूजा सुषमा के तानों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन अब सुषमा को सबक सिखाने का मन बना चुकी थी। और सुबह सुबह सुषमा विमला के साथ घूम कर आती है तो वो देखती है कि उसकी बहू घर के बाहर लोगों को पैसे दे रही थी और लोग उसे दुआएं देकर जा रहे थे। सुषमा, जो मैं देख रही हूँ वही तू भी देख रही है क्या? तेरी इस गरीब बहू के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो भिखारी को 100-100 के नोट दे रही है? लगता है कहीं से चुराए गए हैं ये पैसे। चल चलकर पूछती हूँ जरा, ये पैसे आए कहाँ से हैं। अब सुषमा अपनी बहू के पास आती है और सभी भिखारी को भगाते हुए अपनी बहू से पूछती है, अरे तेरे पास पैसे इतने कहाँ से आए? तू तो भिखारी को पैसे बांट रही है। माँ जी, आप ही तो ये पैसे टेबल पर रख कर गई थी और आपने ही कहा था कि ये पैसे जो भी आए उसे दे दियो। लेकिन मैंने तो बिजली के बिल वाली की बात की थी, इन भिखारी को देने के लिए नहीं कहा था, और इसमें दूध वाले का भी पैसा था।
लेकिन माँ जी, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि बिजली के बिल वाले या फिर दूध वाले को पैसे देने हैं, बल्कि दरवाजे पर एक भिखारन आई और मैंने उसे पैसे दे दिए। और भी लोग पीछे से आ गए तो मैं क्या उनका दिल दुखाती। अरे बहू, सत्यानाश हो तेरा। ये क्या किया तूने? पूरे 10,000 रुपए भिखारियों में बांट दिए। अब मैं तेरा क्या करूं? अब क्या ये पैसे तेरा बाप ला कर देगा? उसने तो ये सब कुछ जानबूझकर किया था और वो मन ही मन खुश भी हो रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और पूजा पूरा मन बना चुकी होती है कि वो अपनी सास को सबक सिखाकर ही छोड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर अमीरी का लालच था। उसे वो ठिकाने पर लाकर रहेगी। एक रोज सुषमा अपनी बेटी के आने की राह देख रही होती है। अच्छे अच्छे पकवान, मिठाइयाँ सब तैयार होते हैं। तभी उसके घर 2-3 लोग आते हैं और वो टेबल पर रखे पकवान को जल्दी जल्दी खाने लग जाते हैं। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप इन्हें खाने से क्यों रोक रही हो? आपने ही तो कहा था कि 2-3 लोग बाहर से आएंगे दावत खाने। तेरा दिमाग घास चरने गया है और कुछ नहीं। अभी 2-3 लोग यानी मेरा दामाद, उसकी सास और ननद घर आने वाले हैं। मैंने इन भिखारियों की बात थोड़ी ना की थी तुझसे। चलो निकलो मेरे घर से। और तू ये मिठाई का डिब्बा मुझे दे। मैंने ये मिठाई उनके लिए बनवाई है, ना कि इन भिखारियों के लिए। अब जैसे तैसे सुषमा उन भिखारियों को अपने घर से भगाती है, लेकिन कुछ देर में तो उन लोगों ने घर को तहस नहस ही कर दिया था। खाना भी वो खाकर जा चुके थे। अब सुषमा अपना सर पीट कर अपनी बहू से कहती है, बहू, ये सब तो जानबूझकर कर रही थी, लेकिन तू आखिर चाहती क्या है? माँ जी, मैं भला ये सब जानबूझकर क्यों करूँगी? वह भिखारी लोग तो खुद ही घर में चले आए। मैंने भी सोचा कि आपने ही इन्हें बुलाया होगा, तो मैंने इन्हें नहीं रोका आने से। सुषमा पूजा को ये सब कह ही रही होती है कि तभी सुषमा की बेटी, दामाद और उसकी सास का आना होता है। उसकी सास धर्म कर्म में काफी विश्वास रखती थी और सुषमा के घर से भिखारियों को जाते हुए देखकर बहुत खुश होती है। अरे समधन जी, क्या बात है? सुबह सुबह आप भिखारियों को खाना खिला रही हो। आप तो धर्म कर्म में बहुत ही विश्वास रखती हो और मैं भी ऐसी ही हूँ, एकदम आपके जैसी। हाँ, इन भिखारियों को मैंने ही तो खाने पर बुलाया था। जब तक मैं सुबह इन्हें खाना न खिला दूं, मेरा दिन ही नहीं जाता है। अरे समधन जी, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। अब तो मैं यहाँ कुछ दिन तक रहने वाली हूँ और रोज ही अपने हाथों से भिखारियों को खाना भी खिलाऊंगी। हम साथ मिलकर खाना खिलाएंगे इनको। अब आएगी ना सासू माँ की अकली ठिकाने, जो अमीरी का घमंड करती है ना, और जितना पैसा है उतना ही लालच करती है। समधन के सामने तो सुषमा झूठ बोलती है, लेकिन सुषमा की समधन शकुंतला भी अब कई दिन तक रहने का मन बना लेती है और साथ में धर्म कर यानी भिखारियों को खाना खिलाने की बात भी कहती है। सुषमा के पैरों से तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसने तो आज तक किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया था, बल्कि वो लालच के मारे हर किसी से पैसे लेना ही जानती थी। लेकिन उसकी इस अकल को उसकी बहू पूजा ठिकाने लगा चुकी होती है। कमल और चेतन दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की। कमल ने खुद को वक्त रहते अच्छे से पढ़ाई और नौकरी कर अमीर बना लिया था, पर चेतन ने जुआ खेलकर और शराब पी पी कर खुद को गरीबी के अंधेरे में धकेल लिया था। दोनों की शादी हो चुकी थी। ऐसे ही एक सुबह चेतन की पत्नी मीनल कुएं से पानी का मटका भरकर लाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, समझ नहीं आता मैंने कौन से पाप किए थे जो मेरे हिस्से में ये नशा करने वाला पति लिखा था। गरीबी तो मेरे मायके में थी, पर यहाँ तो मेरा पेट ही खाने को तरसता रहता है। सुनिए जी, उठ जाइए। उठ जाऊंगा, अभी तो सुबह हुई है, इतनी जल्दी उठकर क्या करूंगा? जी, सुबह हुए तो कई घंटे बीत गए हैं, 11 बज चुके हैं। घर में खाने का कोई दाना तक नहीं है। जरा उठ के हाथ पैर मार लो, एक वक्त का ही सही, पेट भर के खाना तो ले आओ। क्या है, सुबह सुबह अपनी जुबान को थोड़ा कम चलाया करो। खाना चाहिए ना तो खाना मिल जाएगा। इतना कहकर चेतन वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर पेड़ के नीचे बिछी खाट पर जाकर लेट जाता है और फिर से सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमल अपने बड़े से घर में आराम से अपनी बीवी सोना के साथ रहा करता था। घर पर काम करने के लिए नौकर रखे हुए थे। साथ ही दोनों पति पत्नी दफ्तर में नौकरियां किया करते थे। ऐसे ही एक सुबह नाश्ते में आलू भुजिया देखकर कमल कहता है, अरे वाह, आलू की भुजिया, वो भी पूड़ी के साथ, मजा आ गया। जी, आपको पसंद है ना, इसलिए बनवा दिया। पसंद मुझे नहीं, बल्कि मेरे दोस्त चेतन को थी। उसकी माँ बना कर दिया करती थी। अब कहाँ है आपके दोस्त? पता नहीं कहाँ है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो एकदम ही गायब हो गया। उम्मीद है जहाँ भी होगा खुश और सुखी होगा।
जी बिल्कुल, आपका दोस्त भी आपकी तरह कामयाब ही होगा। चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे। कमल और सोना जल्दी से नाश्ता खत्म करके घर से ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। वक्त गुजरता है जहाँ एक तरफ सोना और कमल एक आराम की जिंदगी जी रहे थे, वहीं चेतन मीनल के साथ दुख भरी और भुखमरी की जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शराब पीने की वजह से चेतन की तबीयत खराब होने लगती है। मीनल गांव के सरपंच से कुछ पैसे उधार लेती है और चेतन का पास के ही एक डॉक्टर से इलाज करवाती है और शाम को चेतन को दवाई देते हुए कहती है, जी देखिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, पर कृपा करके मुझ पर इतना रहम करो, ये शराब पीना छोड़ दो। मेरे पास आपके और इस गरीबी के सिवा कुछ नहीं है। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ हाँ मीनल, मैं जानता हूँ, आज तक मैंने तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है। पर मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं एक बार ठीक हो जाऊँ फिर मैं किसी अच्छी जगह पर काम करने लग जाऊंगा। सच कह रहे हैं ना आप? अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं सरपंच जी के घर में काम कर लिया करूंगी। मैंने उनसे बात की है, कुछ पैसे मिल जाया करेंगे, आपकी दवाई तो आ जाएगी। ऐसे ही मीनल चेतन को जल्दी ठीक करने के लिए सरपंच के घर पर ही काम करने लगती है और घर में पैसे आने लगते हैं। पर चेतन मीनल की बचत किए हुए पैसों को चुराकर उनसे शराब पी जाया करता था और कुछ शराब घर में ही छुपा कर रख लेता था। जिस समय वो काम पर जाया करती, वो छुपकर उस शराब को पीता। वहीं चेतन की हालत में सुधार ना देखकर मीनल रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, मैं हर कोशिश करके अपने पति को समय पर दवाई और खाना दे रही हूँ, फिर भी चेतन ठीक नहीं हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अपने पति की हरकतों से बेखबर मीनल दिन रात चेतन के लिए मेहनत से पैसे कमाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कमल को भी ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो जाती है, जिस वजह से दिन पर दिन उसकी हालत खराब होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सोना और कमल दोनों ही डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनसे कहता है, सोना जी, आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ मैं। जी डॉक्टर, मैं बाहर जाता हूँ। सोना जी, मिस्टर कमल को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है, जिस वजह से उनके सर में दर्द हो रहा है। मैं जानता हूँ आपको ये सुनकर बहुत झटका लग रहा होगा, पर मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें इस बारे में मत बताना, क्योंकि किसी भी तरीके का स्ट्रेस उनकी जान ले सकता है। बाकी मैं आपको उनके ऑपरेशन की डेट भी बता दूंगा। ऐसे ही सोना को सारी बात बताने के बाद डॉक्टर उसे जाने की अनुमति दे देते हैं, जहाँ कमल उससे कहता है, क्या हुआ सोना? डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा सिर दर्द ठीक तो हो जाएगा ना? जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी है, आप घर चलो, फिर दवा खाकर आराम करना। सोना किसी तरह खुद को संभालते हुए कमल को घर वापस ले आती है। दवाई लेने के बाद कमल अपने कमरे में आराम से सो जाता है। अब अमीर और गरीब दोनों ही बीमारी से घिर चुके थे, जहां एक तरफ सोना कमल की जान बचाने के लिए उसे उसकी बीमारी की सच्चाई नहीं बताकर उसे खुश रखती थी, वहीं मीनल भी चेतन के इलाज के लिए कभी लोगों के घरों पर काम करती तो कभी मजदूरी करती। पर शराब पीने की वजह से चेतन की हालत में दिन पर दिन और खराबी होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन वो कपकपाते हुए अपनी खाट से उठता है और रसोई में छुपाई हुई शराब की बोतल ढूंढकर उसे निकाल कर पीने लगता है। उसे ये सब करते हुए मीनल देख लेती है और गुस्से से कहती है, अरे शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? मना किया था ना डॉक्टर साहब ने कि आपको शराब नहीं पीनी है, फिर क्यों पी रहे हैं? और ये पीने के पैसे कहाँ से आए? कहीं आपने मेरे बचत के पैसे तो नहीं उड़ा दिए? हे भगवान, अरे आप जानते नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं पागलों की तरह दिन रात मेहनत कर रही हूँ कि आप ठीक हो जाए, लेकिन आप है कि खुद ही अपनी नैया डुबाने में लगे हैं। इससे पहले कि चेतन मीनल को कुछ कह पाता, उसे खून की उल्टियां होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर मीनल घबरा जाती है और जल्दी से चेतन को लेकर एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमल के हाथ भी अपनी रिपोर्ट लग जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है। ये सच जानकर उसका सर बुरी तरह से घूम जाता है और वो कमरे में ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी वहाँ सोना आकर जोर से चिल्लाकर कहती है, कमल क्या हो गया आपको? आप ठीक है ना?
हे भगवान, ये क्या हो गया? इनको सच पता चल गया। डॉक्टर ने कहा था कि इनको स्ट्रेस नहीं देना। मुझे बिना देरी के इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। इतना कहकर सोना भी कमल को लेकर घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और किस्मत से मीनल और सोना दोनों एक ही हॉस्पिटल में अपने अपने पति को लेकर पहुंचती हैं, जहां पैसे होने की वजह से सोना फटाफट से कमल का ट्रीटमेंट शुरू करवा देती है, तो वहीं मीनल डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर इलाज की भीख मांगती है। उसे ये सब करते हुए सोना देखती है और उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ? तुम ऐसे हाथ क्यों जोड़ रही हो डॉक्टर के आगे? मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है मेम साहब। मैं बहुत गरीब हूँ, जैसे तैसे मैं उनका इलाज करवा रही थी, पर आज उनको खून की उल्टियाँ होने लगी। मैं उन्हें जल्दी जल्दी यहाँ ले आई, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितने डॉक्टर मांग रहे हैं। अगर मेरे पति का इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। नहीं नहीं, तुम शांत हो जाओ। डॉक्टर, आप इलाज शुरू करो। इनका बिल मैं पे कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सोना की मदद से चेतन का इलाज शुरू होता है और किस्मत से चेतन और कमल दोनों की जान बच जाती है। जिसके बाद जैसे ही चेतन और कमल एक दूसरे से मिलते हैं तो सोना चेतन को सारी बात बताती है, जिसके बाद चेतन मीनल से माफी मांगता है और स्वस्थ होने के बाद वो अच्छे काम करके मीनल को एक खुशियों भरी जिंदगी देता है। आशिका एक बहुत ही सुंदर और अमीर खानदान की लड़की थी। उसकी शादी आशीष नाम के एक लड़के से हो चुकी थी। आशिका के सास ससुर के स्वर्गवास के बाद उसकी छोटी ननंद शगुन की जिम्मेदारियां भी आशिका और आशीष के कंधों पर थी। ऐसे ही एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो शगुन चुपके से घर के बाहर जाती है और करीबन 3 घंटे बाद लौटकर वापस आती है। तभी आशिका पानी पीने के लिए उठती है और शगुन को इस तरह से घर में लौटते हुए देख लेती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो टेबल पर बैठे बैठे शगुन सो रही होती है और उसको जगाते हुए आशिका बोलती है, ओ मैडम, रात को कोई जंग लड़ने गई थी क्या, जो टेबल पे बैठे बैठे झपकियां मारी जा रही हो? अरे भाभी, वो बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। क्यों? अब मेरा मतलब था कि मेरा मन कर रहा है और सोने का। आज मौसम अच्छा था ना, तो नींद बड़ी अच्छी आ रही थी। अच्छा जी, पर ऐसा क्यों? पहले तो कभी मन नहीं हुआ तुम्हारा ऐसा। भाभी, हद है मतलब। अरे मेरा मन है, जो कुछ भी करेगा मुझसे पूछकर करेगा ना। अब मैं अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती क्या? आपको उसमें भी दिक्कत है? अरे ऐसा कुछ नहीं है सच में। छोड़ो भाभी, ऐसा है या वैसा है मुझे नहीं पता। हो गया मेरा नाश्ता, जा रही हूँ मैं कॉलेज। इतना बोलकर शगुन कॉलेज चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। शगुन आए दिन छुप छुप कर किसी से मिला करती। ये सब देखकर आशिका को उसकी चिंता होने लगती है कि वो कहीं किसी गलत आदमी के चक्कर में ना आ जाए। उसकी ये सारी हरकतें देखकर आशिका उससे बोलती है, शगुन, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है क्या? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या बात कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो सही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी दोस्त समझ के कोई भी बात मुझे बता सकती हो। शगुन वहाँ से पैर धमकाती हुई गुस्से से चली जाती है और आशिका अपने पति को इस बारे में सब बताती है, मगर उसका पति उल्टा उसी को डांट देता है। ऐसे ही एक रात शगुन फिर से छुपकर घर से बाहर जाती है और इस बार जब वो वापस लौटती है तो उसे इस तरह आते हुए आशिका रोक लेती है और गुस्से से उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर बोलती है, अरे आखिर बात क्या है? तुम आखिर इतनी रात को बाहर क्यों जाती हो? आपको इन सब से क्या लेना देना? और एक बात बताओ, आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अरे लेना देना है, तुम मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो और मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आज तो आपने ये हिम्मत कर ली, लेकिन आज के बाद अगर आपने ये हिम्मत दोबारा दिखाई ना, तो आपकी औकात दिखाने में ना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। इतना बोलकर शगुन अपने कमरे में आ जाती है। एक सुबह
उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं होती और उसका जी मचलने लगता है। साथ ही उसे उल्टियां भी होने लगती हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बताने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत बार फोन करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठाता और उसका फोन बंद आने लगता है। ऐसे ही एक बार आशिका का छोटा भाई नमन उनके घर आता है। नमन को देखकर शगुन अपने मन में सोचती है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है मुझे और मेरे बच्चे को बचाने के लिए। शगुन नमन के पास जाकर उससे बोलती है, हाय नमन, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ। दोनों बैठकर काफी देर तक बातचीत करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शगुन आए दिन नमन के करीब आने की कोशिश करती है। कभी जानबूझकर गिरने का नाटक करती तो कभी गलती से उसके कमरे में आ जाती, लेकिन नमन इस सब दिखावे को प्यार समझने लगता है। ऐसे ही जब एक दिन आशिका और आशीष कहीं घर से बाहर गए होते हैं तो शगुन इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचती है और नमन के जूस में कुछ नशीली दवाई मिला देती है, जिसके बाद नमन बोलता है, शगुन, मेरा सर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फटे जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रही हो तुम? इतना बोलकर नमन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब आकाशी और आशीष आते हैं तो शगुन रोने का दिखावा करती है। साथ ही अपने कपड़े भी फाड़ लेती है, बाल बिखेर लेती है और उसकी ये हालत देखकर उसकी भाभी उससे पूछती है, ये सब क्या है शगुन, क्या हुआ तुम्हें? भैया नमन ने नशे की हालत में मेरे साथ। कहाँ है वो? आशीष गुस्से से उसके पास जाता है और एक मग पानी सीधा उसके मुंह पर डाल देता है। नमन होश में आता है। आशीष उसको खींचकर एक जोरदार तमाचा लगाता है और उससे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, मेरी बहन के साथ ये सब करते हुए? लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ज्यादा अपने भाई का पक्ष मत लो, और अगर लेना ही है ना तो तुम भी जा सकते हो यहाँ से। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। आपको जो बोलना है आप वो बोलिए। दीदी, आप रहने दो ना। और जीजू, सच में मैंने कुछ नहीं किया। बस मेरी बहन की बदनामी और तू इसका भाई है, बस इसलिए चुप हूँ। अगर आपको यही लगता है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सच में मैंने ऐसा नहीं किया। अपनी बहन की इज्जत के बारे में सोचते हुए आशीष नमन को छोड़ देता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सभी घर वालों को पता चल जाता है कि शगुन माँ बनने वाली है और वो घर में सबको यही बताती है कि इस बच्चे का बाप नमन है। आशीष नमन को फोन करके अपने घर बुलाता है और उससे बोलता है, कमीने, आज तेरी वजह से मेरी बहन माँ बनने वाली है। अब तू इससे शादी करेगा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा बच्चा नहीं है जीजू, जबरदस्ती मुझ पे क्यों डाल रहे हो ये? अगर तू शगुन से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। नमन अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए शगुन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नमन शगुन की सच्चाई सभी के सामने लाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल निकलवाकर एक डीएनए टेस्ट करवाता है, जिसमें उसे ये पता चल जाता है कि वो बच्चा नमन का नहीं है। वो शगुन को लेकर वापस उसके मायके जाता है और सभी के सामने ये सारा सच बता देता है। आशीष गुस्से से अपनी बहन को तमाचा लगाकर बोलता है, अरे शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? नमन, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम इसको छोड़ना चाहो तो कर सकते हो। नहीं जीजू, मैं एक लड़की की इज्जत को अच्छे से समझता हूँ। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा।
मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में और है ही कौन। और मैं अपनी गलतियों की सजा अपने मासूम बच्चे को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। सभी लोग शगुन को माफ कर देते हैं और एक बार फिर से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद शगुन एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और फिर सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चालाक ननंद की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।